कल मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद जब रोमन रेंस और जे उसो साथ में थे तो रोमन रेंस ने कुछ ऐसा किया जो कि उनको भी लगता है कि उन्होंने नहीं किया है। और वो क्या है? वो है जे उसो के साथ यीट करना। ये एक आई थिंक याद है जब बहुत पहली बार रोमन रेंस ने खुद भी यीट बोला था अपने ट्राइबल चीफ वाले गिमिक में, तो वो चीज बहुत पॉपुलर हुई थी। अब यहाँ पे तो पूरी एक पहले फैन कैम से वीडियो आती है, उसके बाद डब्ल्यू ने भी इसको रिलीज किया जहां पे रोमन रेंस यीट कर रहे हैं। और उसी वाली पोस्ट पे रोमन रेंस का खुद भी जवाब आता है जहां पे वो लिखते हैं या डेफिनेटली एआई, क्योंकि रोमन रेंज का वो कैरेक्टर नहीं है जो वैसे यीट करे। लेकिन जैसे ही कैमराज ऑफ है तो वहां पे ऐसे देखा था, ऐसे फुटेज में हमको दिख रहा है कि रोमन रेंज ना सिर्फ फैंस के साथ ग्रीट कर रहे हैं बल्कि बच्चों के साथ भी मिल रहे हैं। एकदम जो माहौल है वो बिल्कुल चिल वाला है। ऐसा कैरेक्टर लग रहा है रोमन रेंज का कि जैसे कि सबसे ज्यादा बड़ा बेबी फेस इस समय कंपनी का रोमन रेंज ही है। एक तो रोमन रेंज का कैरेक्टर ऐसा है ना कि वो कभी क्राउड के बारे में ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बोलेगा नहीं, जैसे कि जॉन सीना पहले बोला करते थे, फिर कोडी रोड्स आजकल बोलते हैं। तो क्योंकि रोमन रेंज की वो साइड नहीं दिखती वाली, तो ऐसा लगता भी है कि बेफेस है भी कि नहीं है, क्योंकि उनका तो गिमिक ही ट्राइबल चीफ वाला है। तो यहां से थोड़ा बहुत दिखा कि चलो भाई जे उसो की तरह ये भी यीट करता है, जो कि लोग चाह रहे थे। तो लोगों को देख के ये मजा भी आ गया और कह सकते हो कि रॉ के बाद की ये एक बात करने वाली चीज बन गई एक तरीके से। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आपने सुना होगा जब किसी का इंटरव्यू होता है, पॉडकास्ट होता है, तो उसको नाम देते हैं एक्सप्लोसिव इंटरव्यू या फिर एक्सप्लोसिव पॉडकास्ट। भाई ड्रू मैकिंटायर ने इम्पल्सिव पे आके कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दी है, मेरे को यकीन, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को सुनते हुए ऐसे बिल्कुल स्टन्ड हो जाए, बिल्कुल जॉ ड्रॉप हो जाए। वैसी वाली फीलिंग, वैसा वाला रिएक्शन मेरा था ड्रू मैकिंटायर की इन पॉडकास्ट की बातों को सुन के। अब हुआ क्या क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया की पावर के बारे में कमेंट किया कि कैसे मेरी जो एंगेजमेंट है वो इस समय सबसे ज्यादा हाई है। और एग्जैक्टली जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला है वही मैं कोट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको अपने शब्दों में बोलूंगा तो कुछ अलग ही बन जाएगा। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, आई एम द मोस्ट पावरफुल इन द कंपनी आउटसाइड ऑफ रिया रिप्लीज एस। और इतना ज्यादा कैजुअल तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने ये बोला है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैं यूजुअली कभी ऐसा शेयर भी नहीं करता कि भाई किसकी रिया रिप्ली की पोस्ट वगैरह जब भी आती है उसमें क्या कितनी एंगेजमेंट चल रही है, क्योंकि वो मेरा मतलब ही नहीं है। मेरे को मेन फोकस होता है स्टोरी लाइन में, या फिर कभी उसके अराउंड अगर कुछ घुस रहा हो तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। बाकी कुछ फैंस क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं। तो भाई अब इसके बाद क्या हुआ? ऑब्वियसली ये कमेंट ऐसा नहीं है जो कि इतनी आसानी से कोई बंदा कर दे और उसके बारे में फिर लोग बातें ना बनाए बात, लेकिन वो सच है जो ड्रू मैकिंटायर ने बोली है, लेकिन आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल सकते। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? लोग बोल रहे ड्रू मैकिंटायर को, भाई ये बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम मतलब किसी फीमेल के बारे में, किसी लड़की के बारे में, अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के बारे में ऐसा कैसा ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हो? उसके बाद रिया रिप्ली का भी जवाब आता है। उन्होंने ट्वीट लिखा और उनका ट्वीट बता रहा है, गाइस आई अंडरस्टैंड बट इट रियली वाजंट मलेशियस, ऐसा करके वो बोल रही हैं कि जैसे कि वो यही बोलना चाह रहे हैं कि नहीं इस पर ज़्यादा रिएक्ट मत करो, ये उस इंटेंशन से नहीं बोला था जो कि शायद लोगों को लग रहा है। तो ये तो सिर्फ एक थी ड्रू मैकिंटायर की चीज़, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने ट्रेविस स्कॉट को भी लपेट दिया। उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो इस बार का रेसलमेनिया का मेन इवेंट है वो ट्रेविस स्कॉट ने बर्बाद कर दिया। ट्रेविस स्कॉट इज अ पीस ऑफ शिट, ऐसा करके उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। मतलब किसी सेलिब्रिटी के बारे में जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू ग्लोरीफाई कर रही थी, मैं तो यही बोलूंगा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के सेंस में आगे बहुत कुछ कर सकता है। ड्रू मैकिंटायर ने वो बात बोल दी जो कि फैंस के कलेजे को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाती है। और उसके बाद एक और चीज, और एक जमाने पहले मैंने भी कुछ ऐसा ट्विटर पे बोला था, खैर उस समय तो मैं ट्विटर पे कुछ अलग ही कर रहा था, तो उसके लिए मुझे भी रेला गया था। ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि हमारी कंपनी इस कंपनी में इस समय 85% ऑफ द रेसलर्स हैं ऐसे कि वो लगते ही नहीं है कि वो रेसलर हैं या वो सुपरस्टार हैं या वो बिलोंग ही नहीं करते। वो जैसे रोमन रेंस के बारे में बोलते हैं कि भाई वो जब बंदा आता है, जब तुम उसे टीवी पे देखते हो तो लगता है कि कोई बंदा आया है। लेकिन बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू में 85% ऐसे घूम रहे हैं जिनको मेरा फास्ट फूड सर्व करना चाहिए मैकडोनल्ड्स में जाके। ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यू में इस समय क्या कर रहे हैं? एक तो चलो तुम किसी को बोल रहे हो कि वो हट्टा कट्टा है, तगड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने डिफाइन किया कि मेरे यार दोस्त भी बोलते हैं यार ये कौन बंदे हैं जो बाकी ये लड़ रहे हैं, तो लगता भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की तरह। अब आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि क्या एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार को बहुत ज्यादा मस्कुलर या फिर वैसा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग वैसे मसल्स बना के सक्सेसफुली हो जाएं। कुछ हमने सैमी ज़ेन के जैसे भी देखे, और मैं खुद बोलता हूँ ब्लड लाइन की स्टोरी में सबसे ज्यादा मजा मुझे आया था तब जब सैमी ज़ेन का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो
फिर स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से मामला काफ़ी अलग बन जाता है। लेकिन आई थिंक एक बेसिक तो होना चाहिए, ये तो मैं भी एग्री करूंगा। अब अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, फिर लोग एग्जाम्पल लेके आते हैं कि भाई शॉन माइकल्स कौन सा इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, वो भी चला था। लेकिन भाई एक्सेप्शंस होते हैं, बट अब जितने स्टैंडर्ड रेज हो चुके हैं, मैं तो यही मानता हूँ भाई कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा तुम्हें होना पड़ेगा, वरना बॉडी वॉडी बना के मैं भी जा सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। मेरा इसके ऊपर ये ओपिनियन है। एंड अगेन फिर लोग इसके बारे में अलग अलग बातें और बोल रहे थे। तो अब इन्होंने किस किस को टारगेट कर दिया, ड्रू मैकिंटायर ने अपनी इस बात से कितने ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं, वो तो अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है। अब क्योंकि इनका टैग टीम मैच होने वाला है इम्पल्सिव पॉडकास्ट में, ऑब्वियसली इसीलिए वो आए थे क्योंकि अभी ये लड़ने वाले हैं। तो ये कुछ बातें जो है ड्रू मैकिंटायर आके बोल गया। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आज से कोई बोले कि एक्सप्लोसिव इंटरव्यू या पॉडकास्ट क्या होता है, तो क्या होगी उसकी डेफिनेशन, वो ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे आके बता दी है। आज एनएक्सटी की भी बात कर लेते हैं भाई। और आज एनएक्सटी में बहुत कुछ हुआ, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा भाई, सब कुछ देखा नहीं मैंने, लेकिन अंडरटेकर का पूरा सेगमेंट मैंने अच्छे से देख लिया। ट्रिक विलियम्स भाई अंडरटेकर को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उनको कॉल आउट करते हैं, और उसके बाद अंडरटेकर आया, वो एक तरीके से उनको लेसन दे रहे होते हैं, भाई कौन है असली डेड मैन, मैंने कैसे मैंने पूरी कंपनी को यहाँ तक मैंने पूरा सफर देखा है। मतलब वो ईगो ही है ट्रिक विलियम्स का कैरेक्टर इस समय, तो वैसे ही वो प्ले कर रहे होते हैं। और फिजिकल भी हुए अंडरटेकर, वो मेन बात है, जब ट्रिक विलियम्स पंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन अंडरटेकर ने जो है उनको चोक स्लैम लगा दिया। उनके एलएफजी जो चल रहा है जहाँ पे ये नए टैलेंट्स को ग्रूम करते हैं, तो उसके बारे में भी ट्रिक विलियम्स ने उल्टी सीधी बातें बोल दी। तो अंडरटेकर ने बोला तो अच्छे से बताता हूँ मैं डेड मैन हूँ, और आके जो है उन्होंने पेल दिया। तो इससे पता चल रहा है कि ट्रिक विलियम्स भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू उनमें इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि एनएक्सटी के टाइम में अगर किसी सुपरस्टार को ऐसा सेगमेंट मिल रहा है अंडरटेकर के साथ, तो मतलब कि आगे जाके कहानी काफ़ी अच्छी होने वाली है उसके लिए, जैसा हमने ब्रॉन ब्रेकर के केस में भी देखा था। अगर आपने एनएक्सटी का उनका अंडरटेकर वाला सेगमेंट अच्छी तरीके से देखा होगा। रोमन रेंस को अब क्यों कहा जाता है नीडल मूवर, और क्यों बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि भाई ये बंदा इतने ज़्यादा नंबर्स लेके कैसे आ जाता है, तो भाई उसका एक और हमारे सामने एग्जाम्पल आ चुका है, एक और वाकया हो चुका है। और वो ये है कि लास्ट टाइम जब मंडे नाइट रॉ सोल्ड आउट हुई थी, तो वो था मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, एंड ऑब्वियसली वो तो बड़ा शो होता है, वहां पर रोमन रेंस थे। और उसके बाद से अब कोई मंडे नाइट रॉ सोल्ड आउट हुई है, तो वो तब हुई जब रोमन रेंस को पहले से अनाउंस किया था, पहले से एडवर्टाइज किया था, एंड देन रोमन रेंस की अपीयरेंस जब भी हुई है, तो मतलब कि मंडे नाइट रॉ सोल्ड आउट जाता है। तो अब यहाँ से देख लो कि एक जो नंबर्स को पुल करने का जो है ना, कि मतलब कौन सबसे ज़्यादा नंबर्स लेके आता है, उस बेसिस पे डब्ल्यूडब्ल्यू चल रही होती है। तो अभी भी उस लिस्ट में रोमन रेंस बहुत आगे हैं, चाहे आप उनको कंपैरिजन में रख लो डायरेक्ट सेथ रॉलिंस के सामने, सीएम पंक के सामने। मैं तो इवन सरप्राइज ये भी हो रहा हूँ कि ऐसा ये मतलब जॉन सीना भी इतने सारे शोज में आए, सोल्ड आउट, बिल्कुल सोल्ड आउट, मतलब ये तो बिल्कुल ही सोल्ड आउट हो गया था, वैसा वाला हिसाब किताब। कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू का थोड़ा नंबर्स ऊपर नीचे करने का हिसाब किताब रहता है। तो ये जो है हमारे रोमन रेंस का कुछ जलवा हो जाता है। और ये मंडे नाइट रॉ पे जब वो आए भी, तो एक व्लॉग भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसका शेयर किया था, और यहाँ पे थोड़े हमको बिहाइंड द सीन दिख रहे हैं, जहाँ पे रोमन रेंस स्टू के साथ भी बात कर रहे हैं, जो कि कैमरामैन है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं तो देखो कर्मा में बिलीव करता हूँ, रोमन रेंस कह रहे हैं कि मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ। और तब बोल रहे जब ट्रैवल जीप पे इतने गंदे काम करती है अपने पूरे रेन में, उसके बाद कहते हैं मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ, अगर वाइसमैन ने मुझे धोखा दिया है, जो कि अब वाइसमैन नहीं है, तो फिर देख वो उस सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हमको खुद पता चल जाएगी। सेथ रॉलिंस के बारे में ज़्यादा उन्होंने कुछ कमेंट किया नहीं है। तो यहाँ से अब इनका तो पूरा फोकस रहने वाला है इस वाली स्टोरी पे। और अभी सेथ रॉलिंस है नहीं, तो सोचो अगर अभी सेथ रॉलिंस होते तो ये जो स्टोरी है वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट फील होती, क्योंकि अभी तो पंगा इनका ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड से चल रहा है। और किसी ने मेंशन भी किया कि ये चीज़, और मैंने भी नोटिस की कि डब्ल्यूडब्ल्यू अवॉइड कर रही है क्या ऐसा, कि रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को अब तक स्पीयर नहीं लगाया है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उसको एक स्पॉट के लिए भी बचा के रख रही है। जैसे मेरे को याद है डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया था, विंस मैकमैन ने किया था ब्रॉक लेसनर के F5 के साथ, कि उन्होंने उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था कि अगर F5 लगा तो कहानी खत्म। मतलब ये प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ब्रॉन ब्रेकर को कोई स्पीयर ऐसा F5 के जैसा। तो शायद ये स्टोरी का भी कुछ पार्ट है, ये मे भी अब समर स्लैम में आगे जाके अब लड़ रहे हैं, तो शायद फिर वहाँ पे वो एक मूवमेंट भी बनाना चाहेंगे कि ब्रॉन ब्रेकर ने जब पहली बार नहीं, जब रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर लगाया था। कुछ वीडियो पहले हमने ब्रॉक लेसनर के स्टेटस के बारे में बात करी थी कि ब्रॉक लेसनर को बैन वाली लिस्ट में डाल दिया है, ऐसा डैनियल कॉर्मियर का कहना था, जो कि इन टीकेओ वाले बंदे के साथ जुड़े हुए हैं। बट मंडे नाइट रॉ में हमने कुछ और कहानी देखी। अब ये क्या इसको मान सकते हैं कि ये डायरेक्ट रेफरेंस है ब्रॉक लेसनर का या फिर नहीं, ये तो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो। बट सीएम पंक ने जैसे कि बोला था कि उनको बीस्ट को गिराना पड़ेगा, ऐसे वो गुंथर को करके बोल रहे थे कि वो मतलब गुंथर को एक तरीके से वो बीस्ट बोल रहे थे। अब बीस्ट तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखोगे तो भाई वो एक ही बंदा और वो ब्रॉक लेसनर है। और देखो ये जो डीसी ने बोला, डैनियल कॉर्मियर ने जो बोला, मुझे ये बात सही नहीं लग रही,
क्योंकि अगर वो बैन लिस्ट में होते तो भाई इतने सारे समर स्लैम के मैचेस WWE पोस्ट कर रही है। फिर उसके साथ हमने ये भी देखा कि ब्रॉक लेसनर के भी जो रेफरेंसेस है वो आते हैं, तो आई थिंक मैं उस टाइम पे मुझे बोलना चाहिए था कि बैन तो उन्होंने बोल दिया है लेकिन वह है नहीं वैसा, क्योंकि अगर वैसा होता तो भाई कैसे WWE में कुछ सुपरस्टार्स के नाम ले ही नहीं सकते आप, उसकी भी एक लिस्ट है। विंस मैकमैन को भी प्रोमोज में से हटाया जा रहा है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के साथ वैसा हो नहीं रहा। अब मैं कोई आपको ये होप नहीं दे रहा, बट जो दिख रहा है सामने वो बता रहा हूँ। सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज के रिटर्न की एक बहुत ही इनसाइट स्टोरी पता चलती है और सीएम पंक ने खुद ही ये बताया। पहले तो उन्होंने रैंडी ऑर्टन वाली चीज के ऊपर कमेंट किया कि कैसे ये बंदा अपनी पूरी नई बैक के साथ आया था, मतलब बैक से सर्जरी वगैरह हुई थी ना रैंडी ऑर्टन की, तो कहते हैं मैंने इसका मूवमेंट खराब कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अगली मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन मेरा टाइम ले गया, इसकी वजह से मेरा प्रोमो बहुत छोटा हो गया था। और अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोमो लंबा होना था सीएम पंक का, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। तो अब इसके बाद इसकी कुछ अंदर की स्टोरी सीएम पंक ने ये बताई कि मैं पूरा लिटरली एक शीट पे लिख के आया था कि मेरा प्रोमो क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रिपल एच के हाथ में पड़ा उन्होंने वो पकड़ के मोड़ मार के फेंक दिया। और वो इस इंटेंशन से नहीं फेंका था कि भाई, क्योंकि उस समय तो अभी इनकी यारी दोस्ती शुरू ही हुई थी ना, पता थोड़ी था कि आगे जाके इनका बॉन्ड अच्छा भी हो सकता है। लेकिन ट्रिपल एच ने ऐसा इसलिए किया था, वो कहते भाई ठंड रख, शांत रख, जो तेरे को दिल में आ रहा है, जो तुझे बोलना है वो तू जाके बोल सकता है। और उसके बाद सीएम पंक ने भी बोला कि उनको ये बात सुन के बहुत कंफर्ट भी फील हुआ। तो ये वहां से भी केओस हो सकता था, मतलब इनका तो ऐसा था उस समय कि बस दो आपस में ये दोनों ऐसे टकरा रहे, हल्की सी भी चिंगारी आई तो आग निकल जाएगी, आग भड़क जाएगी और उसके बाद फिर सब कुछ जल के राख हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी सेंसिटिव टाइम था इनके रिलेशनशिप को बिल्ड करने का, जो कि अब आई थिंक हम कह सकते हैं कि अच्छे से हो चुका है। वरना मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि सीएम पंक है बैक स्टेज तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा, लेकिन भाई अब तो बोल सकते हैं कि सीएम पंक बन चुका है देव मानुष किस्म का आदमी। चलो भाई, जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे, जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी वो हो चुकी है। रोमन रेंस के ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो आती है जहाँ पे वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, अपना कार्डियो सेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो दो बंदे हैं, ये जो बम है, ऐसा उन्होंने फिर से पॉल हेमन को बोला, ये फ्यूचर बता रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि तुम फ्यूचर ऐसे नहीं बनाते कि तुम रॉ में आओ, वीकली शोज पे आके कुछ करो, तुम्हें मूवमेंट्स बनाने होते हैं। मूवमेंट्स कैसे बनते हैं, समर स्लैम में, रेसलमेनिया में मैंने ऐसे करके मूवमेंट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे रोमन रेंस ने चैलेंज थ्रो कर दिया है खुद ही, और जे उसो को भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जे उसो रोमन रेंस का तो भाईचारा ऑन टॉप है, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि रोमन रेंस ने बोला ये कि अगर जे उसो अग्री करता है तो मैं ओके हूं कि हम एक टैग टीम मैच करें और फिर मैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को सबक सिखाऊं, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो चैलेंज उन्होंने यहाँ पे थ्रो कर दिया। और देखो यही तो स्टोरी की बात है, जो हम कहते हैं ना कि स्टोरी प्रोग्रेस करना क्या होता है। बंदा रॉ में आया और उसके बाद जिस तरीके से ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाली है, तो अब रेफरेंस ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है अगली मंडे नाइट रॉ के लिए, या फिर किस तरीके से स्टोरी चलेगी, क्योंकि रोमन रेंस ने ऑलरेडी बोल दिया सोशल मीडिया पे। तो अब यहाँ पे मंडे नाइट रॉ पे हम यही इंतजार करेंगे कि किस तरीके से पॉल हेमन या ब्रॉनसन रीड या ब्रॉन ब्रेकर वाली जो टीम है वो इस वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो मतलब कि टैग टीम मैच जो ऑब्वियस भी था, अब आप बोल सकते हो कि कंफर्म भी हो ही गया है, बस इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद हमको अगले मंडे नाइट रॉ तक मिल जाएगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल भी होगा कि भाई समर स्लैम तो 2 नाइट्स का इवेंट है, रोमन रेंस का टैग टीम मैच है, तो क्या इस मैच को मेन इवेंट की जगह मिलने वाली है? तो भाई समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें हमको पता चली हैं, और पता ये चला मेल्जर चिचा की तरफ से है बाय द वे, ये वो ये कहते हैं कि जो नाइट 1 है उसको मेन इवेंट करेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, जो कि होगा गुंथर वर्सेस सीएम पंक का, और जो नाइट 2 होने वाला है वो होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। तो मेरे दिमाग में चीज़ ऐसे फिट हो रही है कि समर स्लैम पहली बार 2 नाइट्स का इवेंट, और उसमें से किसी भी एक नाइट पर रोमन रेंस मेन इवेंट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप इस मैच के हिसाब से देखोगे तो स्टेक्स उनमें ज़्यादा हाई हैं, तो शायद उनका ज़्यादा सेंस बनता है, ऑब्वियसली बनता है। लेकिन फिर रोमन रेंस को समर स्लैम के मेन इवेंट से बाहर रखना, वो भी तब जब ये 2 नाइट्स का हो चुका है, तो और ज़्यादा भार आता है उस चीज़ के ऊपर कि किसने मेन इवेंट किया, वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ लगती है। लेट्स सी क्या कुछ प्लान में चेंज होगा या फिर नहीं, लेकिन आपके प्लान में चेंज नहीं होना चाहिए। चैनल को, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो भाई इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।